सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस सदिश कलन, और पिछली क्लास में आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल के बारे में पढ़ा। फिर आपने देखा कि डेल डॉट डेल एफ यानी किसी भी अदिश फलन को डेल से ऑपरेट करते हैं तो वो सदिश आ जाता है, और वो फिर क्या कहलाता है, डेल एफ उसकी प्रवणता कहलाती है। तो फिर लास्ट में आपने एक पढ़ा था कि कोई भी फलन दे रखा हो, एफ अदिश बिंदु फलन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो डेल एफ जो ग्रेडियंट आती है वो सरफेस के लंबवत डायरेक्शन में होती है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज अपन 3D में करते हैं। 3D में अपन पढ़ते हैं स्पर्श तल यानी टेंजेंट प्लेन और अभिलंब की सदिश समीकरण। अगर आपको याद हो, निश्चित रूप से याद होगा कि जैसे कोई सरफेस दे रखी है और सरफेस उस पर आपको टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लेनी है। टेंजेंट प्लेन को छोड़ दें, पहले तो प्लेन की बात करें। यानी कोई पॉइंट दे रखा है आपको ए पॉइंट, और ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r0, और ए पॉइंट से जाने वाला ये समतल है। इस प्लेन की इक्वेशन, तो प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं अपन? इस प्लेन की इक्वेशन आती है अपने पास r माइनस r0 डॉट n बराबर 0। n क्या है? n इज़ द नॉर्मल टू द प्लेन। n इस प्लेन के नॉर्मल है, यानी कि इसकी अवलंब की दिशा में एक सदिश है। तो ये होता है। और कैसे होता है? बड़ा आसान सा एक्सप्लेनेशन है इसका। ये तो फिक्स पॉइंट हो गया, कैपिटल है। इस पर कोई करंट पॉइंट है, सपोज कैपिटल P का पोजीशन वेक्टर r है, जिसके अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेते तो XYZ हो जाता, लेकिन अभी आपका पोजीशन वेक्टर क्या है? r दे रखा है। अब AP को मिला दिया आपने, तो ये जो नॉर्मल n जो दे रखा है, ये वेक्टर n है, ये प्लेन के कहाँ है? परपेंडिकुलर है। और AP लाइन कहाँ है? प्लेन के अंदर है, तो ये प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। तो सिंस AP परपेंडिकुलर टू वेक्टर n, तो देयरफॉर AP डॉट n इक्वल टू 0। और AP का पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा? वो r माइनस r0 डॉट n इक्वल टू 0। तो यानी कि उस प्लेन की इक्वेशन आ गई, यानी उस समतल का समीकरण जो बिंदु कैपिटल A जिसका पोजीशन वेक्टर r0 है से गुजरता हो और तल के लंबवत सदिश n हो। क्या होती है? r माइनस r0 डॉट n बराबर 0 होती है। अब ये n वेक्टर या तो आपको दे रखा हो या आप निकाल लें। अभी आप उसमें पढ़ के आएँ, ये प्रवणता की जो प्रॉपर्टी है, क्या है कि कोई भी सरफेस दे रखी हो फाई इक्वल टू सी, तो फाई इक्वल टू सी के लिए ग्रेडियंट फाई निकालें। तो ग्रेडियंट फाई वेक्टर होता है, और कहाँ होता है? सतह के परपेंडिकुलर होता है। यानी किसी भी सतह पर, जैसे सतह दे दी आपको, जैसे ये सरफेस दे दी, और इस सरफेस पे यहाँ कहा कि इसका प्लेन निकालो, तो अपन किसकी आवश्यकता है आपको? एक तो पॉइंट होना चाहिए, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल होना चाहिए। तो कोई भी सरफेस है फाई इक्वल टू सी, उस पर एक पॉइंट दे दें आपको P। जैसे ये सरफेस दे दी, ये फाई, इस पर पॉइंट दे दिया P के कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, जैसे r0 दे दिया पोजीशन वेक्टर इसका, और आपसे कहा कि P पर टेंजेंट प्लेन निकालो। तो पॉइंट तो अपने पास है, अगर प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई वेक्टर आ जाए तो निकाल लेंगे आप। तो वो तो आपको पता है क्या होता है? ग्रेडियंट फाई। तो सीधा सीधा क्या हो गया? यानी सतह फाई बराबर सी के बिंदु P यानी कि r0 पर स्पर्श तल की समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट P ऑफ सरफेस फाई इक्वल टू सी। तो क्या होगा? वो डायरेक्ट लिख देंगे आप, r माइनस r0 डॉट ग्रेडियंट फाई बराबर 0। n के लिए क्या आ गया? ग्रेडियंट फाई आ गई, तो स्पर्श तल की समीकरण आ गई। और लाइन की इक्वेशन अगर आपको लिखनी हो, वहाँ कह रहा था अभिलंब की समीकरण। कोई भी लाइन है, जैसे P पॉइंट है या A पॉइंट ले लिया जो r0 है, r0 के कोऑर्डिनेट हो गए सपोज x0 y0 z0। अब इससे जाने वाली कोई समीकरण लिखनी हो, कार्टेशियन इक्वेशन लिखता हूँ पहले,
तो वो क्या होती है x माइनस x0 अपॉन L1 बराबर y माइनस y0 अपॉन M1 बराबर z माइनस z0 अपॉन N1 ये होती है। x0 y0 z0 तो उस पर पॉइंट है और L1 M1 N1 उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशोज हैं। और कोई भी वेक्टर दे रखा हो उसके आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं वही तो उसके डायरेक्शन रेशोज होते हैं। तो अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी हो तो क्या है, एक तो पॉइंट चाहिए, जैसे वही वाला क्वेश्चन हो गया पहले वाला, ये सरफेस फाई इक्वल टू सी, इस पर एक पॉइंट ए, इसका पोजीशन वेक्टर r0, आपसे कहा इस ए पॉइंट पर नॉर्मल निकालो, तो पॉइंट तो दे ही रखा है r0। अगर r0 के कोऑर्डिनेट x0 जो एक कैपिटल ए पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर r0 है उसके कोऑर्डिनेट x0 y0 z0 हो और इस पर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशोज L1 M1 N1 हो तो ये इक्वेशन आ जाएगी। और अगर वेक्टर इक्वेशन लिखनी हो तब सपोज ये नॉर्मल है, नॉर्मल पे कोई पी पॉइंट ले लिया आपने वेक्टर r, तो ए पी के जो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा r माइनस r0। ये कहाँ है, नॉर्मल की डायरेक्शन में, लेकिन नॉर्मल की डायरेक्शन में तो आप जानते हैं ग्रेडियंट फाई होता है। तो ये और ग्रेडियंट फाई दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो क्या लिख सकते हैं, ये पैरेलल तो है ही है। तो या तो आप इस इक्वेशन को लिखना चाहें इस तरह से लिख दें कि r माइनस r0 क्रॉस ग्रेडियंट फाई बराबर 0, ये हो गया 0 वेक्टर। या इसको ऐसे लिख दें r माइनस r0 बराबर लैम्डा टाइम्स ग्रेडियंट फाई। तो ये दोनों ही इक्वेशन क्या हो गई, और कार्टेशियन में लिखना चाहेंगे तो उस तरह लिख देंगे। ये किसकी इक्वेशन हो गई, नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। यानी कि जो ग्रेडियंट फाई का कॉन्सेप्ट है, क्या है कॉन्सेप्ट, ग्रेडियंट फाई ज्योमेट्रिकली क्या बताता है, जिस सरफेस पे आप ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, प्रवणता निकाल रहे हैं, तो प्रवणता एक सदिश होती है और किधर है वो, उसकी डायरेक्शन नॉर्मल की जो नॉर्मल है उस डायरेक्शन में होती है, मतलब नॉर्मल के अलोंग होती है। तो बस उस कॉन्सेप्ट को अपन 3D में काम में ले सकते हैं। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इस पर क्वेश्चंस देखते हैं। स्पर्श तल की सदिश समीकरण, पृष्ठ फाई की जगह एफ लिख दिया है तो एफ ठीक है। एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बराबर सी, जहाँ सी अचर है, के बिंदु कैपिटल ए कॉमा बी कॉमा सी पर स्पर्श तल की समीकरण r माइनस r0 डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई ग्रेडियंट ऑफ f बराबर 0, ये होगी। क्या लिखा है, वेक्टर r माइनस r0 डॉट ग्रेडियंट ऑफ f इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गई। ये टेंजेंट प्लेन की समीकरण हो गई। यहाँ r0 क्या है, r0 उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है, यानी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। पहले अपन x0 y0 z0 ले रहे थे, यहाँ ए बी सी दे रखा है। अगेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट ए ब्रैकेट a कॉमा बी कॉमा सी टू द सरफेस f इक्वल टू सी वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट इज गिवन बाई वेक्टर r माइनस r0 डॉट ग्रेडियंट ऑफ f इक्वल टू 0। और यहाँ r0 क्या है, वेक्टर जो कैपिटल ए का पोजीशन वेक्टर है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और अब ये अवलंब की समीकरण, पृष्ठ f बराबर सी के बिंदु कैपिटल ए जिसका पोजीशन वेक्टर r0 है पर अभिलंब की समीकरण क्या हो गया, जो भी अपन डिस्कस कर रहे थे, r माइनस r0 क्रॉस ग्रेडियंट f, और बस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फिर r माइनस r0 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ग्रेडियंट f। तो ये इसकी वेक्टर इक्वेशन नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। अगेन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू द सरफेस f इक्वल टू c एट द पॉइंट a whose position vector is r0 is given by r minus r0 cross gradient f equal to 0 या r minus r0 equal to lambda times gradient f, किसी भी तरह लिख सकते हैं। तो ये क्या है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट का अपन 3D में यूज कर रहे हैं कि किसी भी सतह पर, किसी भी फलन के बिंदु पर अगर ग्रेडियंट f ली जाए तो वो ग्रेडियंट f उस सतह के लंबवत दिशा में एक सदिश होता है, नॉर्मल की डायरेक्शन में एक वेक्टर होता है। एग्जाम्पल 20, सदिश विधि से सतह x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 25
के बिंदु 0,3,4 पर इस पर समतल की समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25 एट द पॉइंट 0,34 बाई यूजिंग वेक्टर मेथड। सदिश विधि से निकालनी है। तो सदिश विधि से क्या करें, पहले जो ये इक्वेशन दे रखी है आप तो जानते हो स्फीयर की इक्वेशन है, तो स्फीयर की इक्वेशन को वही अपन फंक्शन सरफेस की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना फाई मान लें या एफ मान लें आप, एफ बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 है। तो इस पर पॉइंट दे रखा है 0,3,4, तो इस पॉइंट पर ग्रेडियंट एफ निकाल लें। अब ग्रेडियंट एफ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल इंटू ये एफ की जगह ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 25, ये आ गया। अब डेल ऑफ एफ ये तो आप जानते हैं आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, और जो एफ है एफ का एक्सप्रेशन आपने लिख ही दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 25। अब देखें पहले एक्स के रेस्पेक्ट, पहले आई वाली टर्म लेते हैं, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 0 और जो कांस्टेंट 25 है उसका भी 0। तो कितना आ गया 2x आई कैप आ गया। फिर डेल डेल वाई से ऑपरेट करते हैं, तो डेल डेल वाई से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म का डेरिवेटिव 0, जेड स्क्वायर का 0 और कांस्टेंट 25 का 0। तो जेड वाई स्क्वायर का कितना आ गया 2 बाई जे कैप, और बिल्कुल इसी तरह थर्ड टर्म 2z जे के कैप, ये आ गया। अब आप बिंदु लिख लेते हैं, कौन सा बिंदु है 0,3,4, नाम नहीं दे रखा है तो मान लेते हैं ए है। 0,3,4 पर ग्रेडियंट फाई नहीं है, एफ है तो एफ लिख दिया। एक्स के लिए 0 लिखेंगे तो ये 0 आई कैप आ गया। वाई के लिए क्या लिखा 3, तो ये कितना हो गया 6 जे कैप आ गया। और जेड के लिए 4 लिखा तो ये 8 के कैप आ गया। तो ये तो अपने ग्रेडियंट की बात हो गई। ग्रेडियंट यानी कि उस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में वेक्टर आ गया। अब समतल की समीकरण लिखते हैं। अब सतह एफ यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 के बिंदु, कौन सा बिंदु था उसका नाम आपने एज्यूम कर लिया कैपिटल ए, 0,3,4 पर स्पर्श तल का समीकरण। तो क्या लिख दें वो तो आपको याद है। अगेन नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, एट पॉइंट 0,3,4 to the surface f एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 वी क्या होगी वो लिख दें, वो आप जानते हैं r माइनस r0 ए का पोजीशन वेक्टर, तो क्या लिखेंगे उसको 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट ग्रेडियंट एफ, यानी कि इसकी प्रवणता लिखनी होगी। और प्रवणता आपने पहले कैलकुलेट कर ली क्या, या एक बार यही लिख देता हूँ फिर अगले स्टेप में लिखते हैं दिस इक्वल टू 0। तो देखिए वेक्टर आर के लिए भी क्या लिख दें अपन, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख देते हैं। तो ये तो हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप
तो ये तो आपके पास हो गया r माइनस आर जीरो डॉट, अब ग्रेडियंट वो लिखते हैं तो वो कितना है अपने पास, वो आएगा 6j कैप प्लस 8k कैप, वो लिख देते हैं, यानी कि 0i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, ये आ गया। अब देखिए पहले ब्रैकेट को या तो एक स्टेप बढ़ा दें या साथ साथ ऐसे ही लिख दें, दिस इक्वल टू 0 भी तो है 0। हाँ तो देखिए चलो एक स्टेप और बढ़ाते हैं, xi कैप प्लस बाई माइनस 3j कैप प्लस z माइनस k, वो z माइनस 4k कैप, और डॉट ये आ गया आपके पास 0i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, दिस इक्वल टू 0, ये आया। अब डॉट प्रोडक्ट कर दें, वो आप जानते ही हैं, तो देखिए क्या होगा, i कैप डॉट i कैप होगा, वो वाली टर्म तो 0 हो गई, फिर यहाँ आ गया 6 टाइम्स बाई माइनस 3 और प्लस 8 टाइम्स z माइनस 4 इक्वल टू 0, 2 कॉमन चला गया यहाँ से तो 2 से डिवाइड कर दिया, फिर कितना आ गया आपके पास 3 बाई प्लस 4z और 3 3 9 और 16 यानी कि 25 माइनस 25 इक्वल टू 0। ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ गई दिए हुए पॉइंट पर। दोबारा से क्या था अपने पास, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन ये था, सदिश विधि से सतह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25 के बिंदु 0,4 पर स्पर्श तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं स्पर्श तल का समीकरण क्या होता है, r माइनस आर जीरो डॉट ग्रेडियंट ऑफ f बराबर 0। r करेंट पॉइंट था तो r की जगह तो आपने क्या लिखा, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, r0 जो पॉइंट दे रखा है वो है, उसका पोजीशन वेक्टर कितना आ गया 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ग्रेडियंट f, आपने इसको सतह को f मान लिया और ग्रेडियंट निकाली, कैसे, डेल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 25। डेल के लिए क्या लिखा आपने, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, उससे इसे आपको ऑपरेट किया और पॉइंट 034 पर निकालना था तो वो 0i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप आ गया। सबकी वैल्यू इस इक्वेशन में रख दी और इस इक्वेशन में रख दी, वो ये आ गई, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट 0,3,4 टू द गिवन सरफेस r माइनस आर जीरो डॉट डेल एफ। r की वैल्यू रख दी xi प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस आर जीरो रख दिया 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट ग्रेडियंट f की जगह लिख दिया 0i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप और इनको सॉल्व किया सिंपल साधारण तरीके से, तो आ गया 3 प्लस 4z बराबर 3 प्लस 4z माइनस 25 इक्वल टू 0। तो इस तरह से टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 21, सदिश विधि से सतह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25 के बिंदु 0,3,4 पर अभिलंब रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए। अगेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू द सरफेस दिस एट पॉइंट 0,3,4 बाई वेक्टर मेथड। तो वही आसान हो गया, वही सरफेस दे रखी है तो ग्रेडियंट एफ अगर मान लें आप इसको कि माना दी सतह f बराबर 0 है तो यहाँ f कितना आ गया, f बराबर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 25। तो देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ f वो आपने निकाला ही अभी, और इसी बिंदु पर, तो बिंदु पर भी लिख देता हूँ मैं, बिंदु 0,3,4 पर ग्रेडियंट f ये कितना आया था वहाँ से देख लेते हैं। ग्रेडियंट f अपने पास था 0i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, तो वही लिख देते हैं 0i कैप प्लस 6j कैप
प्लस 8k कैप, ये आ गया। तो ये आपके ग्रेडियंट आपने डायरेक्ट ले ली, क्योंकि वही सरफेस दे रखी थी जो पिछले क्वेश्चन में थी। अब नॉर्मल लाइन की इक्वेशन, तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। अब सतह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 के बिंदु, कौन सा बिंदु था वो नाम दे दिया था आपने, कैपिटल ए 0,3,4 पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। एक तो देखो अपन वेक्टर वाले से लिखेंगे ही, और एक आपको याद है पहले से, क्या याद है, x1 y1 z1 से जाने वाली रेखा का समीकरण जिसके दिक्कनुपात L1 M1 N1 हो, क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन L1 बराबर y माइनस y1 अपॉन M1 बराबर z माइनस z1 अपॉन N1। तो वो तो मैं साइड में ऐसे ही लिख देता हूँ, x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 3 अपॉन 6 और z माइनस 4 अपॉन 8। 0, 3, 4 क्या है, x1 y1 z1 कहाँ से दे रखा है बिंदु, ये रहा 0, 3, 4, और नीचे 0, 6, 8 कहाँ से आ गए, डायरेक्शन रेशो जी। अभी आपने वो निकाला ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट f क्या आया था, 0i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। तो वो चाहे तो 2 कॉमन जा रहा है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, x अपॉन 0 y माइनस 3 अपॉन 3 और z माइनस 4 अपॉन 4। ये अपन को इक्वेशन याद थी अलग से तो वहाँ से लिख दिया। अब क्या नहीं काम में लेते हैं तो अपन वेक्टर मेथड से करते हैं। जो आप समीकरण क्या बताया था, वेक्टर r माइनस r0 क्रॉस ग्रेडियंट f बराबर 0 की सहायता से। इससे यूज कर लेते हैं। तो r माइनस r0, r माइनस r तो क्या था, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, r0 क्या है, 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो क्या आएगा वो, x माइनस 0 i कैप आ गया प्लस y माइनस 3 j कैप आ गया प्लस z माइनस 4 k कैप आ गया। ये तो r माइनस r0 हो गया। और क्रॉस ग्रेडियंट f तो वो कितना है वो भी आपको पता है, 0i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, दिस इक्वल टू वेक्टर 0। ये आ गया आपके पास। तो इसको तो फिर अपन डिटरमिनेंट मेथड से करते हैं। तो क्या आएगा अपने पास, i कैप j कैप k कैप, यहाँ क्या आएगा x y माइनस 3 z माइनस 4, इधर कितना आएगा 0 6 8, दिस इक्वल टू वेक्टर 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं एक्सपेंड किया। तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना आएगा देखें, 8 टाइम्स y माइनस 3 माइनस 6 टाइम्स z माइनस 4, ये आ गया आई कैप प्लस जे कैप। जे कैप देखते हैं, जे कैप कितना आएगा अपने पास, 8x माइनस 0, ये जे कैप आ गया। फिर के कैप कितना आएगा, 6x और माइनस वो 0 आ गया, ये के कैप बराबर वेक्टर 0। दोबारा से देखें, ये 6 जे कैप आपका आ गया, ये ठीक है। अब ये 0 वेक्टर को क्या लिख दिया आपने, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप लिख दिया। दो वेक्टर दोनों इक्वल लिखे हुए हैं, तो आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के कोफिशिएंट के बराबर, जे कैप का कोफिशिएंट जे कैप के कोफिशिएंट के बराबर और के कैप का कोफिशिएंट के कैप के कोफिशिएंट, यानी कि सब गुणांक बराबर लिख दिए। तो देखें पहले आई कैप का कोफिशिएंट देखें, 8 यानी कि 8 टाइम्स y माइनस 3 माइनस 6 टाइम्स z माइनस 4 बराबर 0, और वहाँ से आ गया 6x बराबर 0 या x बराबर 0, 8x बराबर 0 और 6x बराबर 0, यानी कि x बराबर 0, y माइनस जेड अपॉन 6 और y माइनस 3 अपॉन 6।
और इधर आ जाएगा z माइनस 4/8 और वो x बराबर 0। सबको कंबाइन करके लिख दें तो आ गया x/0 y माइनस 3/3 और z माइनस 4/4। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। और यही अपन ने पहले लिखा था, देखें जो डायरेक्ट लिखा था x/0 y माइनस 3/3 और z माइनस 4/4। तो किसी भी मेथड से निकाल लें इक्वेशन वही आएगी। तो फाइनली ये हुआ। इसका कोई ज़्यादा ऐसे इम्पोर्टेंस नहीं है वेक्टर कैलकुलस में। अगर क्वेश्चन आएगा तो अपन कहाँ देखेंगे, 3D की सहायता से देखेंगे। अभी क्या निकलवाया था आपसे, क्वेश्चन क्या था कि सरफेस के बिंदु 0,3,4 पर अभिलंब रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अभिलंब रेखा का समीकरण अपन 3D की सहायता से कर लेंगे। लेकिन यहाँ अपन क्यों कर रहे थे, क्योंकि अपन ने ये देखा कि किसी भी सतह के किसी बिंदु पर ग्रेडियंट का मान नॉर्मल की डायरेक्शन में वेक्टर होता है। बस इस कॉन्सेप्ट का यूज करके अपन ने ये दो क्वेश्चन किए। और कैसे किया, जो सतह दे रखी थी उस सतह के किसी बिंदु पर नॉर्मल निकालना था। तो बिंदु अपने पास था ही, पोजीशन वेक्टर था, करंट पॉइंट अपने पास पहले से होता है। तो बस ग्रेडियंट फाई एफ लिया और ग्रेडियंट एफ को नॉर्मल की डायरेक्शन में वेक्टर ट्रीट करके ये इक्वेशन लिख दी। इससे पहले अपन ने स्पर्श तल की समीकरण लिखी और अब ये नॉर्मल की लिख दी। अब आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल उसी कॉन्सेप्ट पर। सदिश विधि से सतह x² + y² + z² = 9 और सतह z = x² + y² - 3 के मध्य बिंदु 2,1,2 पर कोण ज्ञात करो। एंगल निकालना है। यूजिंग वेक्टर मेथड फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेसेस दिस एंड दिस एट द पॉइंट 2,1,2। अब दो सरफेस दे दी और दोनों सरफेसों के बीच में किसी पॉइंट पर एंगल पूछा है। तो एंगल कैसे निकालते हैं, दो सरफेस के बीच में जो एंगल होता है वही एंगल दोनों पे डाले गए अभिलंबों के बीच में होता है। जैसे सपोज मैं पहले ये दो कर्व बना दूं, ये कर्व हो गए, इस पॉइंट पे एंगल पूछा है। तो कर्व में तो क्या होता है कि टेंजेंट्स के बीच में एंगल निकाल लेते हैं और जो एंगल टेंजेंट्स के बीच में होता है वही इनका नॉर्मल के बीच में होता है। अब जैसे एक सरफेस या मैं समतल प्लेन बना दूं, एक प्लेन तो ये रहा और एक प्लेन ये रहा। अब आपसे कहा कि दो प्लेन के बीच में एंगल निकालो, दोनों के बीच में एंगल दिखाई दे रहा है ये। तो प्लेन के बीच में एंगल निकालने का कोई मेथड ही नहीं है अपने पास। तो क्या करते हैं, दोनों प्लेन पे अपन परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो जो एंगल दो समतलों के बीच में होता है वही दोनों पे डाले गए अभिलंबों के बीच में होता है। यही कॉन्सेप्ट कोई भी सरफेस हो, ये आपको क्या है, पहला वाला जो इक्वेशन है वो तो आपको स्फीयर दे रखा है। दो स्फीयर के बीच में एंगल निकालना है तो दोनों के अभिलंबों के बीच में एंगल निकाल दें। तो इसका मतलब जो सरफेस दे रखी हैं उनके बीच में जिस बिंदु पर एंगल निकालना है उस बिंदु पर दोनों पर ग्रेडियंट ले लेते हैं। और ग्रेडियंट कहाँ होती है, नॉर्मल की डायरेक्शन में। तो जो एंगल नॉर्मल में होगा वही सरफेसेज के बीच में होगा। और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज कैसे आएंगे, ग्रेडियंट निकालने, दोनों की मतलब प्रवणता निकालने। और प्रवणता में IJ के जो कोफिशिएंट होंगे वही नॉर्मल के DR होते हैं। तो बस अपन यही करते हैं। तो मान लेते हैं, माना दी सतह सपोज गिवन सरफेस φ1 और φ2 हैं। φ1 = 0 लिख देता हूँ, φ1 = 0 और φ2 = 0 है। तो देयरफॉर φ1 कितना हो गया, φ1 लिख लेते हैं अपन फिर। देयरफॉर φ1 आ गया आपके पास x² + y² + z² -9 = 0। और φ2 कितना आ गया, φ2 देख लेते हैं, z = x² + y² -3। तो वो लिख देंगे x² + y² - z -3 = 0। ये दो सतह आ गई। अब इन पर पॉइंट दे रखा है, पॉइंट कौन सा दे रखा है, पॉइंट भी ले लेते हैं। पॉइंट दे रखा है 2, 1, 2। तो पहले दोनों की ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, फिर उस बिंदु पे मान निकालेंगे। अब ग्रेडियंट φ1 तो ये कितना आएगा, I del x + j कैप del y
प्लस के कैप डेल डेल जेड, और 5 1 के लिए क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 25। अब देखिए तीनों ऑपरेटर से अलग अलग ऑपरेट कर देते हैं। पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालें एक्स स्क्वायर का, तो कितना आएगा 2x आई कैप, फिर वाई के रेस्पेक्ट में आएगा 2y जे कैप, फिर जेड के रेस्पेक्ट में आएगा 2z के कैप। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, बाकी तो जीरो हो गया। इसी तरह वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, बाकी सारी टर्म का जीरो। इसी तरह जेड के रेस्पेक्ट में किया, जेड स्क्वायर का 2x, बाकी सबका जीरो। अब पॉइंट दे रखा है आपको, बिंदु 2,1 मान लेते हैं, पी पॉइंट 2,1,2 पर, तो ग्रेडियंट ऑफ 5 1 कितना आ गया, 2 रख दिया यहाँ पर, तो आ गया 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये पहली सरफेस के बिंदु P पर जो 2,1,2 है, ग्रेडियंट फाई का मान आ गया। अब अपन दूसरी सरफेस से लेते हैं। अब ग्रेडियंट ऑफ फाई 2 ये कितना हो जाएगा, आई डेल डेल एक्स आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, और फाई 2 अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3, ये लिखते हैं। फिर वही पहले डेल डेल एक्स से ऑपरेट किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, बाकी सबका डेरिवेटिव 0। फिर डेल डेल वाई से ऑपरेट किया, वो आ गया अपने पास 2y जे कैप। फिर डेल डेल जेड से ऑपरेट किया, -1 आ गया, तो -1 इंटू के कैप, ये आ गया। और किस पॉइंट पर लेना है, बिंदु P पर। अब बिंदु P क्या है आपके पास, 2,1,2 पर, तो कितना आ गया, ग्रेडियंट ऑफ फाई 2, x बराबर 2 लिखा तो ये तो आ गया आपका 4 आई कैप। फिर y बराबर 1 लिखा, ये आ गया 2 जे कैप। फिर z बराबर -2 लिखा, वो तो कांस्टेंट है, तो ये माइनस के कैप, ये आ गया। अब जिन सतह के बीच में एंगल लेना है, बिंदु P पर लेना है, तो बिंदु P पर जो सतहों के बीच में एंगल होगा वही अभिलंबों के बीच में एंगल होता है, तो इसलिए इनके बीच में एंगल निकाल देते हैं। चूँकि दी सतहों फाई 1 और फाई 2 के मध्य बिंदु P 2,1,2 पर कोण बराबर होगा बिंदु P पर इन सतहों के अभिलंबों के मध्य कोण। अगेन एंगल ऑफ सरफेसेज फाई 1 एंड फाई 2 एट गिवन पॉइंट P इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स एट द सेम पॉइंट P। तो वो कितना हो गया, वो अपन लिख लेते हैं, मान लेते हैं थीटा है, तो देयरफॉर कॉस थीटा लिख दें अपन। कॉस थीटा बराबर 2 सदिश दे रखे हैं A और B, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा कितना होता है, A डॉट बी अपॉन मॉड A मॉड B। तो A कितना है वो देखें आप, A यानी कि अच्छा यहाँ लिखा है 424, इसके जो DRs हैं या कह दो IJ के कोफिशेंट हैं 424, और यहाँ है 42 -1, तो यही लिख देते हैं अपन 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, कितना आएगा, यहाँ भी आएगा 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और नीचे दोनों का मॉडुलस आ जाएगा 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, और इसका मॉडुलस ये भी सिंबल के अंदर लिख दें 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप
माइनस के कैप। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं सही लिखा है क्या, 4 2 4 और यहाँ 4 2 -1, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ऊपर मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, ये 4 4 16, 2 × 2 4 और ये -4, और नीचे कितना हो गया मॉडुलस, ये 16 + 4 + 16 और ये √16 + 4 + 1। तो देखिए ऊपर तो 16 आ गया, 4 4 कैंसिल हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा, 16 16 32 और 4 36, 36 का √6 आ जाता है। तो ऊपर हो गया आपका 16/6 और ये √21। तो दिस इम्प्लाइज थीटा = cos इनवर्स 8/3 √21, ये एंगल आ गया। तो जो सरफेस दे रखी थी उनके बीच में आपने एंगल आ गया। और क्या कॉन्सेप्ट काम में लिया, दोबारा से अपन रिवाइज करते हैं। दो सरफेस दे रखी थी φ1 φ2, और आपसे कहा था उनके कोई पॉइंट दे रखा था, इस पॉइंट पर इनके बीच में एंगल निकालें। सरफेस एज के बीच में एंगल निकालने का अपने पास कोई फार्मूला नहीं है, तो आपने क्या किया, जो सरफेस एज के बीच में एंगल निकालने के लिए उसी पॉइंट पर उन पे अभिलंब ले लिया आपने। तो नॉर्मल्स के बीच में एंगल ले लिया, और नॉर्मल कैसे आया वो आप जानते हैं, ग्रेडियंट फाई जो होता है वो सरफेस पर नॉर्मल होता है। तो पहली सरफेस पे आपने ग्रेडियंट फाई निकाली, उस पॉइंट पर वो आ गया 4i कैप + 2j कैप + 4k कैप। दूसरी सरफेस के बिंदु 2,1,2 पर ग्रेडियंट फाई निकाली, वो आ गया 4i कैप + 2j कैप - k कैप। और जो एंगल सरफेस एज के बीच में वही नॉर्मल्स के बीच में होता है, और नॉर्मल क्या है, उनके डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर्स के बीच में एंगल आपको पता है, ए और बी के बीच में एंगल अगर थीटा हो तो cos थीटा होता है A.B/mod A/b। बस उसी कॉन्सेप्ट को काम में लिया, cos थीटा निकाला, 16/6 √16, 2 2 काट दिया, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 8/3 √21, ये आ गया। तो इस तरह से ये ग्रेडियंट अभिलंब की दिशा में वेक्टर होता है, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके 3D के क्वेश्चंस किए। बाकी 3D का यहाँ करने का कोई ज़्यादा पर्पज़ नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट बताने की बात थी। अब आगे बढ़ते हैं, प्रवणता पर आधारित परिणाम। अब इसके रिजल्ट्स देखते हैं। तो रिजल्ट इसमें बहुत से रिजल्ट आते हैं, जैसे कोई वेक्टर दे रखा है, वेक्टर R दे दिया आपको, R दे दिया, सपोज xi कैप + yj कैप और zk कैप, ये तो सदिश दे दिया, और सदिश का मापांक क्या है आपका, मापांक r आ गया, वो कितना होता है, √x² + y² + z², ये आ जाता है। अगर आपसे कह दे कि अच्छा मापांक इस तरह से लिखेंगे कि मापांक r की प्रवणता ज्ञात करें, ग्रेडियंट ऑफ r निकालें कितना आएगा, या कह सकते हैं आप डेल ऑफ r, ये निकालें कितना आएगा। सदिश की तो निकालते नहीं है, अदिश फलन की प्रवणता लेते हैं, तो इस तरह से पूछ सकते हैं। या r पे r का कोई भी फंक्शन आ जाए उसकी जैसे निकलवा सकते हैं। तो इस तरह के रिजल्ट आते हैं। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो अपन उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन में करते थे कैलकुलस के साथ, तो और बता दूँ, यदि r बराबर √x² + y² + z² लें, या ये हो, तब डेल r/डेल x ये बार बार काम आएंगे। डेल r/डेल x, इनको अपन एक बार निकाल लेते हैं, फिर याद करके रख लेंगे। डेल r/डेल x क्या आता है, x/r आता है। डेल r/डेल y क्या आता है, y/r आता है। और डेल r/डेल z क्या आता है, z/r आता है। बहुत आसान सा है, लेकिन आप लर्न करके रख लें कि कोई भी सदिश दे रखा है r, और r क्या है, xi + yj + zk, तो उसका मॉडुलस हो जाता है √x² + y² + z²। इसके डेरिवेटिव बार बार काम आएंगे, अपने पास बार बार काम आएंगे। डेल r/डेल x, डेल r/डेल y, डेल r/डेल z, तो जब भी आएगा डायरेक्ट लिख देंगे। डेल r/डेल x क्या होगा, x/r,
डेल आर ओवर डेल वाई कितना होगा बाई अपॉन आर, और डेल आर ओवर डेल जेड कितना होगा जेड अपॉन आर। कैसे आ जाते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। सिंस आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देयरफॉर आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग इट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, उसमें पार्शियली करते हैं अपन, तो क्या आएगा आर स्क्वायर का तो लिख दिया आपने 2r इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स, और राइट साइड में क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर का तो हो गया 2x, वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 0, तो 2r डेल आर ओवर डेल एक्स बराबर 2x, 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया डेल आर ओवर डेल एक्स बराबर x अपॉन आर आ गया। ये तो आपने x के रेस्पेक्ट में किया, इसी तरह y के रेस्पेक्ट में कर देते तब तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आता 2r डेल आर ओवर डेल y, और राइट साइड में कितना आता 2y, एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2y, जेड स्क्वायर का 0, तो देयरफॉर वो डायरेक्ट लिख देते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार डेल आर ओवर डेल वाई, ये आपका वाई अपॉन आर आ गया, और डेल आर ओवर डेल जेड ये जेड अपॉन आर आ गया। तो फाइनली ये रहा, आर कोई वेक्टर दे रखा है आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जनरली करंट पॉइंट होता है उसके पोजीशन वेक्टर लेते हैं, तो उसका मॉडुलस आ गया आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आर स्क्वायर बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, एक बार जेड के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आप अब याद कर लें, डेल आर ओवर डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर, डेल आर ओवर डेल वाई वाई अपॉन आर, डेल आर ओवर डेल जेड जेड अपॉन आर। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक रिजल्ट आ गया, फिर वही रिजल्ट लिखा है अपन ने, क्वेश्चन नहीं लिखा है, और जो रिजल्ट लिखते हैं उनको आप प्रूफ करते हैं और फिर याद करते हैं। यदि वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो एवं सदिश आर का मापांक आर हो, तब ग्रेडियंट ऑफ आर बराबर आर कैप। ग्रेडियंट ऑफ आर क्या आता है आर कैप आता है, तो ये अपन प्रूफ कर दें। अगेन इफ़ आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड स्मॉल आर इज़ द मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर, देन ग्रेडियंट ऑफ आर इक्वल टू आर कैप। और ये अभी देख के आए थे आप, मॉड ऑफ आर कितना होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसके सारे वो पता हैं आपको, तो देखो लिखते हैं ग्रेडियंट ऑफ आर यानी कि आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड ऑफ आर। अब आर ये तो स्केलर है, वेक्टर आर का मॉडुलस है, तो क्या किया तीनों ऑपरेटर से अलग अलग ऑपरेट कर दिया। आई कैप डेल डेल एक्स ऑफ आर प्लस जे कैप डेल डेल वाई ऑफ आर प्लस के कैप डेल आर ओवर डेल जेड। अब ये तो आपने निकाले हुए हैं, तो अब दोबारा निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट रख देते हैं। डेल आर ओवर डेल एक्स के लिए क्या लिखा आपने एक्स अपॉन आर, आई कैप से मल्टीप्लाई हो ही रहा है। डेल आर ओवर डेल वाई को क्या लिखा वाई अपॉन आर इंटू जे कैप, और डेल आर ओवर डेल जेड को क्या लिखा आपने जेड अपॉन आर इंटू के कैप, ये लिख दिया। अब 1 अपॉन आर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 1 अपॉन आर कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन आर। तो ऊपर क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये तो वेक्टर आर है, तो वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस आर, और वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस आर ये तो आर कैप होता है, तो ये आर कैप आ गया। तो फाइनली ये हुआ अपने पास
कि ग्रेडियंट ऑफ आर बराबर आर कैप। अब ये याद करके रखेंगे, बहुत फेमस रिजल्ट है, बहुत पॉपुलर है और उतना ही इम्पोर्टेंट है, बार बार कहीं भी काम आ जाता है। ये खुद भी पूछ लेते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन फाइंड ग्रेडियंट ऑफ आर, आर यानी कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर। और वो क्या याद रखेंगे आप, आर कैप। कैसे किया एक बार दोबारा देख लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ आर बराबर ग्रेडियंट जो डेल लिखा है आपने, डेल ऑफ आर, तो डेल की वैल्यू रख दी, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, ब्रैकेट क्लोज आर। अब तीनों ऑपरेटर से इस आर को ऑपरेट किया। पहली टर्म आई कैप डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल आर ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल आर ओवर डेल जेड। अब डेल आर ओवर डेल एक्स यहाँ भी निकाल सकते थे, लेकिन अपन ने पहले निकाल लिया और आपने याद कर रखा है बहुत अच्छी तरह से। डेल आर ओवर डेल एक्स अपॉन आर, डेल आर ओवर डेल वाई अपॉन आर, डेल आर ओवर डेल जेड अपॉन आर, वो यहाँ रख दिया। तीनों टर्म में से 1 अपॉन आर कॉमन लिया, तो क्या आ गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, 1 अपॉन आर आउटसाइड। अब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये तो आप जानते हो ये किसके बराबर है, वेक्टर आर के बराबर है, दे रखा है, तो वेक्टर आर अपॉन आर, ये आर कैप आ गया, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ आर इक्वल टू आर कैप। तो अब ये याद करके रखेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट है और बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 24, यदि वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एवं वेक्टर आर का मापांक स्मॉल आर हो, तब ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एम इक्वल टू एम आर टू द पावर एम माइनस 2 वेक्टर आर, ये होगी। अगेन if vector r equal to x i cap plus y j cap plus z k cap and small r is the modulus of vector r, then gradient of r to the power m, or you can say del of r to the power m r to the power m minus 2 vector r। मैं अपनी राइटिंग में लिख देता हूँ, ग्रेडियंट ऑफ r to the power m, क्या प्रूव करना है आपको, एम आर टू दी पावर एम माइनस 2 इंटू वेक्टर आर, ये लेके आना है। तो देखें बेहद आसान, फिर वही मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सिंस वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देयरफॉर मॉड ऑफ आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये है आपके पास, और साथ साथ डेल आर ओवर डेल एक्स अपॉन आर, डेल आर ओवर डेल वाई अपॉन आर, और डेल आर ओवर डेल जेड अपॉन आर। ये तीनों रिजल्ट आपको याद हैं। और कैसे, यहाँ आर स्क्वायर बराबर लिखें, डिफ्रेंशिएट करें, अगले स्टेप में आ जाता है। तो अपन क्या करते हैं, आर टू दी पावर एम की प्रवणता निकालते हैं। अब ग्रेडियंट ऑफ आर टू दी पावर एम, या कह सकते हैं प्रवणता आर टू दी पावर एम, या आप कह सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ आर टू दी पावर एम। तो यानी कि मैं फाइनली ये लिख देता हूँ, ग्रेडियंट ऑफ आर टू दी पावर एम, यानी कि डेल ऑफ आर टू दी पावर एम, और डेल को तो आप जानते हो, तो डेल की फिर वैल्यू रख दी आपने, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड आर टू दी पावर एम, ये लिखा आपने। अब तीन ऑपरेटर हैं, तीनों से अलग अलग इसको ऑपरेट करते हैं आर टू दी पावर एम को। तो क्या आएगा, आई कैप डेल डेल एक्स आर टू दी पावर एम प्लस जे कैप डेल डेल वाई आर टू दी पावर एम प्लस के कैप डेल डेल जेड आर टू दी पावर एम। बिल्कुल साधारण तरीके से और रूटीन चल रहा है और बहुत ही आसान कैलकुलेशन होती है। आई कैप ऐसे कैसे लिखा, आर टू दी पावर एम आर का फलन है और फिर आर एक्स बाई जेड का फलन है,
तो पहले तो r⁻m का किया, m r⁻m-1 और फिर डेल r ओवर डेल x। r⁻m फंक्शन ऑफ ए फंक्शन वाले अप्रोच से हो रहा है। r⁻m r का फलन है, तो r⁻m का डेरिवेटिव r के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, m r⁻m-1 इंटू डेल r ओवर डेल x हो गया। इसी तरह से फिर अगली टर्म देखते हैं। अब कहाँ करना है, r⁻m का y के रेस्पेक्ट में, तो पहले r के रेस्पेक्ट में किया, r⁻m का हुआ m r⁻m-1 इंटू डेल r ओवर डेल y। फिर लिखा आपने k कैप। अब r⁻m का z के सापेक्ष करते हैं, तो कितना आएगा, m r⁻m-1 इंटू डेल r ओवर डेल z। डेल r ओवर डेल x, डेल r ओवर डेल y, डेल r ओवर डेल z सबकी वैल्यू आपको पता है क्या है, डेल r ओवर डेल x x अपॉन r, डेल r ओवर डेल y y अपॉन r और डेल r ओवर डेल z z अपॉन r। ये नहीं पता होंगी तो अलग से आपको निकालनी होंगी, लेकिन आप तो सब पहले ही कर चुके हैं, सबको याद है, तो सीधे सीधे रख देते हैं। कितना आ गया यहाँ, m r⁻m-1 इंटू x अपॉन r, और ये क्या हो गया, i कैप का कोफिशिएंट है क्योंकि i कैप पहले से थी। फिर अगले वाला पद लिखा m r⁻m-1 इंटू y अपॉन r, ये आपका j कैप हो गया। फिर m r⁻m-1 z अपॉन r इंटू k कैप हो गया। अब देखें r⁻m-1 अपॉन r, r⁻m-2 हो गया, तो ये लिख दिया m r⁻m-2 x i कैप। फिर अगला पद देखें, r⁻m-1 अपॉन r है तो r⁻m-2 हो गया, तो आ गया m r⁻m-2 बाई j कैप। फिर वही सेम टर्म m r⁻m-1 अपॉन r, तो r⁻m-2 बच गया, m r⁻m-2 z k कैप। अब क्या कॉमन ले लिया आपने, m r⁻m-2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आया, x i कैप बाई j कैप प्लस z k कैप, और ये किसके बराबर है, ये तो r के बराबर है, तो इसको लिख दिया आपने m r⁻m-2 वेक्टर r। तो फाइनली कितना आ गया, ग्रेडियंट ऑफ r⁻m, ये आ जाएगा अपने पास m r⁻m-2 वेक्टर r। ये तो आपने प्रूफ कर लिया। अब इसको आप याद कर लेंगे, एक बार स्टार्टिंग से देख लें, शुरू से क्या था अपने पास। देखो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, जो रिजल्ट लिखा था, रिजल्ट 24, यदि r बराबर एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के एवं सदिश r का मापांक r हो, तब ग्रेडियंट ऑफ r⁻m, और यू कैन से डेल ऑफ r⁻m इक्वल टू m r⁻m-2 वेक्टर r, ये होता है। अब इसमें अपन क्या काम में लेने वाले हैं कि अगर r का मॉडुलस स्मॉल r हो तो स्मॉल r का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में आए, डेल r ओवर डेल x x अपॉन r है, डेल r ओवर डेल y y अपॉन r है, डेल r ओवर डेल z z अपॉन r है। अभी थोड़ी देर पहले किया था, चलो एक बार फिर करते हैं। यहाँ से r स्क्वायर बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग इट पार्शली विद रेस्पेक्ट टू x, r स्क्वायर का कितना हुआ 2r, डेल r ओवर डेल x, राइट साइड में x स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 0, 2 कैंसिल, तो देयरफॉर डेल r ओवर डेल x बराबर कितना, x अपॉन r। और सिमिलरली इसी प्रकार, तो सिमिलरली क्या लिख दिया आपने, डेल r ओवर डेल y, ये y अपॉन r,
और डेल आर ओवर डेल जेड ये जेड अपॉन आर। लेकिन चूंकि बहुत बार करना होता है तो बार बार अपन नहीं करते हैं, आप तो याद करके रखते हैं कि अगर वेक्टर आर का मापांक स्मॉल आर हो तो डेल आर ओवर डेल एक्स एक्स अपॉन आर, डेल आर ओवर डेल वाई वाई अपॉन आर, डेल आर ओवर डेल जेड जेड अपॉन आर। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं फिर। ग्रेडियंट ऑफ आर टू दी पावर एम, यानी कि डेल ऑफ आर टू दी पावर एम, डेल की वैल्यू रख दी आपने आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड और ब्रैकेट क्लोज आर टू दी पावर एम। डेल के साथ 3 ऑपरेटर थे, तीनों से अलग अलग आर टू दी पावर एम को ऑपरेट किया, यानी आई कैप डेल डेल एक्स ऑफ आर टू दी पावर एम प्लस जे कैप डेल डेल वाई ऑफ आर टू दी पावर एम प्लस के कैप डेल डेल जेड ऑफ आर टू दी पावर एम। आर टू दी पावर एम को डिफ्रेंशिएट किया, एम आर टू दी पावर एम माइनस 1 डेल आर ओवर डेल एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो डेल आर ओवर डेल एक्स लिखा, प्लस जे कैप टाइम्स, अब वो आर टू दी पावर एम को वाई के रेस्पेक्ट में किया, एम आर टू दी पावर एम माइनस 1 डेल आर ओवर डेल वाई, फिर के कैप वाली टर्म आर टू दी पावर एम को जेड के रेस्पेक्ट में एम आर टू दी पावर एम माइनस 1 डेल आर ओवर डेल जेड, डेल आर ओवर डेल एक्स को एक्स अपॉन आर लिखा, डेल आर ओवर डेल वाई को वाई अपॉन आर लिखा और डेल आर ओवर डेल जेड को जेड अपॉन आर लिखा। सब में से आर टू दी पावर एम माइनस 2 और इंटू एम कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, एम आर टू दी पावर एम माइनस 2 ब्रैकेट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये तो वेक्टर आर है तो फाइनली कितना आ गया, ग्रेडियंट ऑफ आर टू दी पावर एम, यानी कि डेल ऑफ आर टू दी पावर एम बराबर एम इंटू आर टू दी पावर एम माइनस 2 इंटू वेक्टर आर। तो ये आ गया। एक बार और देखते हैं इसको दोबारा। डेल ऑफ आर टू दी पावर एम, इसको क्या लिखा था आपने, आई डेल डेल एक्स प्लस आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड आर टू दी पावर एम। सबसे पहले जो अपन ने किया था, आप कह रहे थे कि समीशन लगा के भी कर सकते हैं। अब ये तो आर टू दी पावर एम तो छोटा था, कई बार क्या है बड़े बड़े एक्सप्रेशन आ जाएं तो उसमें समीशन लगाना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, बहुत उपयोगी रहता है। तो इसको अपन ऐसा कर देते हैं, समीशन आई कैप डेल डेल एक्स आर टू दी पावर एम, ये कर दिया। अब आपको एक ही टर्म की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और जब कैलकुलेशन हो जाएगी तो लास्ट में फिर समीशन को एक्सपेंड कर देंगे। तो ये क्या हो गया फिर, समीशन आई कैप डेल डेल एक्स ऑफ आर टू दी पावर एम और डेल डेल एक्स ऑफ आर टू दी पावर एम, इसको ऑपरेट कर दिया। फिर आर टू दी पावर एम का डेरिवेटिव आर के रेस्पेक्ट में एम आर टू दी पावर एम माइनस 1 इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स, वो आपको पहले से याद है एक्स अपॉन आर, तो वो लिख दिया एक्स अपॉन आर। अब क्या किया, समीशन आई कैप को एक्स के साथ लगा दिया तो आ गया एम आर टू दी पावर एम माइनस 2 एक्स आई कैप। अब आर टू दी पावर एम माइनस 2 एम ये तो कांस्टेंट है, समीशन इन पे लागू नहीं होगा तो ये तो आउटसाइड आ गया। और समीशन एक्स आई कैप, अब समीशन एक्स आई कैप तो समीशन को हटा देते हैं, समीशन को हटाएंगे तो क्या लिख देंगे आप इसको, ये यहाँ ले आते हैं एम आर टू दी पावर एम माइनस 2 और समीशन एक्स आई, तो समीशन एक्स आई क्या हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर है तो पता है वेक्टर आर है तो वो लिख देते हैं, यानी कि एम आर टू दी पावर एम माइनस 2 वेक्टर आर। तो देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ आर टू दी पावर एम बराबर एम आर टू दी पावर एम माइनस 2 वेक्टर आर, ये आ गया। तो उसी क्वेश्चन को अपन ने दोबारा कर लिया। अब क्या किया अपन ने, 3 टर्म की बजाय 1 टर्म। अब ये क्वेश्चन तो ऐसा था, बिल्कुल आसान था, आर टू दी पावर एम का डेरिवेटिव। कई बार क्या है बड़े एक्सप्रेशन आ जाएंगे, बड़े एक्सप्रेशन आ जाएंगे तो उनको अपन समीशन वाली फॉर्म में करना ज़्यादा उपयुक्त रहता है। हाँ, फिर ये ध्यान रखें, कोई कसम नहीं खा रखी है कि समीशन लगा के ही करना है। समीशन लगा के कई बार बुक्स में दे रखा होता है, टीचर भी करा देते हैं, फिर आप देखते हैं समझ में नहीं आता। तो जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें तो पहले समीशन लगाए ही नहीं, भले ही 5 मिनट का क्वेश्चन है और उसको आप 50 मिनट में करें,
पहले तीनों टर्म का करें और तीनों टर्म को डिटेल में कर लेंगे, फिर उनको क्लब करें, फिर क्लब करते हैं, फिर एक बार और करें उस क्वेश्चन को, फिर तीसरी बार समीशन लगा करेंगे तो आसान हो जाएगा। यानी कि अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग करना है आपको। तो इस तरह से ये ग्रेडियंट की बात शुरू हो गई। ग्रेडियंट पे रिजल्ट कर रहे थे, और भी रिजल्ट करने हैं, काफ़ी रिजल्ट करने हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, वो भी करने हैं, ये भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो उनको फिर अब अगली क्लास में लेते हैं। काफ़ी रिजल्ट आएंगे ग्रेडियंट पे, फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएगा। तो अभी आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, शेष फिर अगली क्लास में। सभी को नमस्कार।